हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इट्स योर टर्न। जैसा आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पर आपको मिलती है हर सब्जेक्ट की डिटेल क्लास जो आपकी हेल्प करेगी सुपर टेट में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस के लिए। तो आइए आज मैं यहाँ मोटिवेशन टॉपिक जो जीवन कौशल में आता है इसके बारे में बताती हूँ। जैसा आप लोग सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटेम से हुई है। अभिप्रेरणा बालकों में प्रेरक के आधार पर प्रेरित करने का कार्य करती है, अर्थात वो कोई भी क्रिया जो बालक को किसी कार्य को अच्छे से करने के लिए आवश्यक होती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। या हम कह सकते हैं कोई भी वैसी प्रक्रिया जो बालक को उसके लक्ष्य तक या जो हमने उद्देश्य तय कर रखा है उसे प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हो, वो अभिप्रेरणा कहलाती है। अलग अलग कार्य करने के लिए बालक को अलग अलग प्रकार से मोटिवेट किया जाता है। जैसे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्किनर की परिभाषा। स्किनर की परिभाषा में उन्होंने बताया है कि प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। ऑप्शन में पूछा जाता है कि किसने कहा है प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, तो वहाँ टिक लगाएंगे स्किनर। अब देखते हैं अभिप्रेरणा होती कितने प्रकार की है। तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात अभिप्रेरणा और एक अर्जित अभिप्रेरणा। जन्मजात अभिप्रेरणा जो होती है यह आंतरिक प्रेरणा होती है तथा अर्जित प्रेरणा बाह्य प्रेरणा होती है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि ये जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो स्थायी होती है या अस्थायी, तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा ये अस्थायी होती है। तथा जो हमने बाह्य कारकों से अर्जित किया है वो अभिप्रेरणा हमारी स्थायी अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा को प्रेरक के अनुसार 6 भागों में बांटा गया है तथा मुख्य रूप से इसे 2 भागों में बांटा गया है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, 6 भागों में तथा 2 भागों में। पहली है हमारी जन्मजात, जैसा कि हमने बताया जो जन्म से प्राप्त होती है। अर्जित जो व्यक्ति बाह्य कारकों के अनुसार प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक भी हमारी जो है जन्मजात के अंतर्गत ही आती है। तथा मनोवैज्ञानिक जो बच्चा बाह्य वातावरण तथा जो अनुवांशिकता और इन दोनों के गुणनफल के अनुसार हमें मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा मिलती है। कृत्रिम में हम मान सकते हैं, जैसे किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमने कुछ समय तक एफर्ट्स किया, वो हमारी कृत्रिम अभिप्रेरणा हो गई। समाज में कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिन्हें हम कुछ समय के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की अभिप्रेरणा हमारी सामाजिक अभिप्रेरणा हो जाती है। तो आइए कुछ अगले पन्ने पर डिस्कस करते हैं। इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कुछ इस फॉर्म में भी होते हैं कि अब्राहम मैस्लो के अनुसार कौन सी अभिप्रेरणा को कितने भागों में बांटा गया है। तो अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांटा गया है, पहली जन्मजात और दूसरी अर्जित। इसी प्रकार से थॉमसन के अनुसार पूछा जाए कि अभिप्रेरणा को कितने भागों में बांटा गया है, तो स्वाभाविक और कृत्रिम। इसी प्रकार अगला पूछा जाता है गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। तो गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा 3 प्रकार की होती है, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक। अब बात करते हैं प्रेरणा की विशेषता क्या है। प्रेरणा जन्मजात तथा अर्जित दोनों होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो जन्म से प्राप्त होगी वो जन्मजात, और अर्जित जो हम बाह्य वातावरण से प्राप्त करते हैं। लेकिन इन दोनों में इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा हमारी अर्जित होती है, क्योंकि अर्जित में हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य को पूरा करते हैं। तो अभिप्रेरणा के मुख्य रूप से 4 स्तर होते हैं। जैसा पहला है आवश्यकता। किसी भी चीज़ की जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम उस कार्य को करने के लिए मोटिवेट नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए हमें जब तक प्यास नहीं लगेगी तब तक हम पानी पीने के लिए मोटिवेट नहीं हो सकते। इसी प्रकार दूसरा आता है हमारा अंतःनुद या चालक। जब तक प्यास नहीं होगी तो हम पानी पीने के लिए भागेंगे नहीं, भले ही पानी हमारे सामने रखा हो, लेकिन अगर हमारे पास प्यास नहीं है तो हम उसको नहीं पी सकते। तो चालक क्या है, जो हमारी अभिक्रिया को तेज करता है वो चालक है। उद्दीपक या प्रोत्साहन, उद्दीपक स्टिमुलस जो हमारी क्रिया को बढ़ाए वो हमारा उद्दीपक या प्रोत्साहन कहलाता है। और चौथा है प्रेरक, जब हमें अपनी आवश्यक वस्तु प्राप्त हो जाती है तो वो हमारा प्रेरक कहलाता है। तो आइए हम मोटिवेशन के कुछ गुण के बारे में डिस्कस करते हैं। अभिप्रेरणा प्रेरणा में परिवर्तनीय गुण पाए जाते हैं, मतलब जो हमारी मोटिवेशन होता है वो समय समय पर अलग अलग होने लगता है। इसकी जो क्षमता होती है वो भी अलग अलग होने लगती है, और व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं जिस हिसाब से अभिप्रेरणा अलग अलग प्रकार की होती है। अगला है प्रेरणा में बालक के कार्य करने की रुचि सम्मिलित होती है। बालक वही कार्य अच्छे से करेगा जिस कार्य में उसकी रुचि हो। मान लीजिए अगर हम किसी बच्चे को प्रेरित करें पढ़ने के लिए और उसका मन उस टाइम पे नहीं है, वो उस टाइम पढ़ने के लिए तत्पर नहीं है, तो बालक को जब तक मोटिवेट नहीं किया जाएगा वो तब तक नहीं पढ़ेगा। अगला है
अभिप्रेरणा के द्वारा बालक अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। जितना अधिक बालक पढ़ने के लिए मोटिवेट होगा, वो उतना ही अधिक पढ़ेगा। जैसे बहुत से लोग हैं जो अभी सुपर टेट के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा हम सुपर टेट की तैयारी तब से ही करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ने का इतना अधिक टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आप अभी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर नहीं हैं तो आप नहीं पढ़ेंगे, और अगर आप अपनी पढ़ाई और जॉब को लेकर सीरियस हैं तो आप अपने उद्देश्य को जल्दी प्राप्त कर लेंगे। प्रेरणा वातावरण पर भी निर्भर करती है। मान लीजिए हम पढ़ने के लिए कितने भी मोटिवेट हैं, लेकिन अगर हमें मोटिवेशन टाइम नहीं मिल पा रहा या हमारे पास उस तरीके का इन्वायरमेंट ही उपलब्ध नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे हम पढ़ने तो बैठे हैं, पड़ोस में किसी की शादी हो रही है या कोई फंक्शन है, वहाँ पर खूब तेज़ तेज़ लाउड स्पीकर बज रहा है, तो हम वहाँ पर भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए मोटिवेशन में वातावरण भी हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब क्या है प्रेरणा की विधियाँ। तो प्रेरणा की विधि क्या है? पुरस्कार और दंड विधि। दूसरी है निंदा और प्रशंसा विधि। ये दोनों विधियाँ सबसे अच्छी व वैज्ञानिक विधि मानी जाती हैं। सबसे अच्छी व वैज्ञानिक विधि हमारी ऑप्शंस में पूछे कौन सी होती है तो हम टिक लगाएंगे पुरस्कार एवं दंड विधि और निंदा विधि। इसमें क्या है, बालक को पुरस्कृत किया जाएगा तो बालक इसी काम को करने के लिए प्रेरित होगा, और दंड विधि वह होती है जो नकारात्मक रूप से हमारे कार्य को सुधारे। निंदा और प्रशंसा विधि, मान लीजिए बच्चा क्लास में बहुत अच्छा करता है तो हमने उसकी कुछ कुछ समय पर आंशिक पुनर्बलन के हिसाब से हमने उसको प्रशंसा करी तो वो हमारी प्रशंसा विधि के अंतर्गत आएगी। और यहीं हम जो है निंदा कर सकते हैं उसकी। जैसे क्लास में बहुत से टीचर्स देखा होगा आपने, कह देते हैं कि बिल्कुल बेकार बच्चा है, बिल्कुल मूर्ख है, इस तरीके के अपशब्द का प्रयोग करते हैं जो मोटिवेशन को कम करता है। अगला है हमारा सहयोग एवं सहायता विधि। सहयोग विधि के अंतर्गत आएगा वाइगॉत्स्की का लगने वाला सिद्धांत, इसका फोर्डिंग कि बच्चा अपने आप तो एक स्टेज पे पहुंच गया है, लेकिन अगर उसे टीचर का या अपने एमओके का कुछ सहयोग मिले तो वो और भी अधिक आगे जा सकता है। और चौथी है कार्यात्मक विधि। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कार्य को करके मोटिवेट होते हैं। फिर है हमारा मोटिवेशन के सिद्धांत कि प्रमुख सिद्धांत इसके हैं क्या, जो आप सभी ने पहले भी पढ़ रखे होंगे। फर्स्ट है हमारा आवश्यकतावादी सिद्धांत जो हमारे मैस्लो ने दिया है, जिसमें 5 स्टेजेस बताई गई हैं जो आप लोग पहले से ही जानते होंगे। दूसरा है अंतर्नोद एवं पुनर्बलन का सिद्धांत जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हल महोदय के द्वारा दिया गया है। अगला है हमारा मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत जिसके जनक हैं फ्राइड महोदय। अगला है हमारा आवश्यकतावादी कार्यात्मक सिद्धांत जो प्रेरणा या मरे के द्वारा दिया गया है। तथा लास्ट है इसमें मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो विलियम मैकडूगल्स के द्वारा दिया गया है। इसमें हमारी 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इसमें जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं 2 प्रकार की हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के अंतर्गत हम 5 प्रकार की विधि लेते हैं जो हमारी प्रमाणिक मानी गई हैं, तथा कुछ अन्य जो हैं वो हमारी गौड़ मानी गई हैं। तो हमने इस तरीके से अपने सुपर टेट में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट शिक्षण कौशल का पहला वीडियो में आपको सब कुछ बताया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।